गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का। चैप्टर नेम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स रिसोर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब से पहले भी आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा हो। ये क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें भी काफी कुछ इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलता है। पूरा एक स्पेसिफाइड चैप्टर आपको क्लास 8 में इस टॉपिक पर पढ़ने को मिल जाता है। वहां रिसोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनीथिंग available in our nature that satisfy human needs is called resource। ये हमने पढ़ा होगा कि नेचर में कोई भी ऐसी चीज जो नेचर में अवेलेबल है, जो हमारे काम आती है, ह्यूमन बींग्स की नीड को सेटिस्फाई करती है, उस चीज को हम कहते हैं रिसोर्स। कोई भी चीज हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, इसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन अब एक बात जरा सोचिए, नेचर में बहुत सारी चीजें हैं और जब ह्यूमन बीइंग्स डेवलप नहीं हुए थे तब भी तो ये चीजें पहले से थी, तो तब क्या इनको रिसोर्स कहा जाता था? इंसान के एग्जिस्टेंस से पहले, यानी जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन जितना है, एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस से पहले से थी। तो क्या ये तब रिसोर्सेज थी? नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लो हम लोग हैं, जब ह्यूमन बीइंग अपनी अर्ली एज में थे तो बहुत सारी चीजों का यूज करना नहीं जानते थे। उस समय कोल, पेट्रोलियम वगैरह ये सब जो है क्या थे, सब जमीन के अंदर थे, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह सब रॉक्स के अंदर थे, जब तक इनको डिस्कवर नहीं किया गया था, इनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी यूज करने के लिए। क्या उस समय कोल, पेट्रोलियम जो था, यानी जो हम एग्जिस्टेंस में बाद में आया, यानी उसकी एग्जिस्टेंस अंदर थी, लेकिन हमारे लिए हम नहीं जानते थे, ह्यूमन बींग्स नहीं जानते थे कि ये कोल है, पेट्रोलियम इस काम आता। तो क्या तब तक वो रिसोर्स था? बताइए, तब तक वो रिसोर्स नहीं था। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेचर में सिर्फ अवेलेबल भर होने से और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, केवल इतना भर होने से वो रिसोर्स नहीं कहलाती। क्योंकि मानो अगर नीम ट्री है, नीम का पेड़ है, ठीक है, और अगर उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ये हमको अगर नहीं पता, ठीक, अब आप मेरी बात ध्यान से समझे, नीम ट्री है, ठीक है, नीम का पेड़ है जो लगा हुआ है, नेचर में है, हमेशा से था, और अगर ह्यूमन बीइंग को ना पता हो कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और इसका दवाई बनाने के काम में यूज किया जा सकता है और इन इन बीमारियों में इसका यूज हम कर सकते हैं, तो क्या वो नीम ट्री रिसोर्स होगा या नहीं? जवाब है नहीं। यानी कोई भी चीज नेचर में अवेलेबल है और वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लायक भी है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स नहीं है। वो रिसोर्स कब होगी? जब ह्यूमन बींग्स के पास नॉलेज हो और वो उस चीज से नॉलेज हो, उस चीज की पता हो ये चीज किस काम आएगी, और सबसे बड़ी चीज ह्यूमन बींग्स को ये पता हो कि वो जो चीज है उसमें जो भी क्वालिटीज हैं या उसके लिए हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे वेजिटेशन था, हमेशा पेड़ पौधे वगैरह हमेशा से थे, लेकिन किस पेड़ की लकड़ी से हम ह्यूमन बींग्स ने सोचा होगा कि हम इससे चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चारपाई बना सकते हैं, यानी हमारी अलग अलग नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वही एक ट्री, उसकी लकड़ी। तो क्या है, तब वो रिसोर्स है। वो रिसोर्स कब बना? जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी स्किल यूज की, उसमें टूल्स की हेल्प से उसकी जो लकड़ी थी उसको काटा, उसको साफ किया, अलग अलग डिजाइन में उसको तैयार किया, अपने लिए जैसी जरूरत हुई वैसी चीजें यानी फर्नीचर उसे बनाया, तब वो रिसोर्स कहलाया। समझ में आया? तब वो हुआ क्या? रिसोर्स। यानी हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि नेचर में अवेलेबल वो सभी चीजें रिसोर्स होती हैं जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन तब कब? जब ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, यानी उस चीज को हम यूज करने की कोशिश करते हैं। और किस चीज की हेल्प लेते हैं? टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको अपने लिए यूजफुल बनाते हैं, अपनी स्किल्स की हेल्प से हम उसको अपने लिए क्या करते हैं, यूजफुल बनाते हैं। दूसरी चीज एक तो टेक्नोलॉजी, और तीसरी चीज क्या, वो चीज कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए।
इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। और हम एक चीज और भी होती है, और कैसी होनी चाहिए वो चीज, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो है वो तब बनती है रिसोर्स जब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और साथ में टेक्नोलॉजिकली कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेसिबल हो, यानी हर किसी भी पहुंच में हर कोई इसका यूज कर सके। ये कोई चीज, केवल वही चीज रिसोर्स कहलाएगी जो टेक्नोलॉजिकली कैसी हो, एक्सेसिबल हो। यानी कोई भी चीज है अगर हमारे पास उसको रिसोर्स बनाने लायक, अपनी नीड उससे पूरी कर सकने लायक टेक्नोलॉजी है, यानी अगर हमें पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाना है तो पहले पेड़ काटने के लिए हमारे पास एक्स या कोई भी मशीन जो है 100 वगैरह ये होनी चाहिए, और साथ में हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए कि हम उसको अलग अलग डिजाइन में अलग अलग, और वो सारे टूल्स होने चाहिए जिससे हम उसको अलग अलग डिजाइन में कट कर सके, उसको घिस सके, उसको चिकना बना सके, उसको अलग अलग डिजाइन में कट करके जोड़ सके। ये सारी चीजें होनी चाहिए और स्किल्स भी होनी चाहिए, यानी है तो टेक्नोलॉजी ही। तो वो टेक्नोलॉजी भी कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति उससे उस चीज को अपने काम में ले सके। दूसरी चीज इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, यानी रिसोर्स ऐसी चीजें जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी टेक्नोलॉजी है आपके पास लेकिन अगर वो इतनी महंगी है जिसकी वजह से जो फाइनल आउटपुट आपके पास आता है वो अगर बहुत महंगा हो तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का यूज आजकल उसके लिए टेक्नोलॉजिकली तो एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी है कि हम काफी हद तक सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इजीली यूज कर पाए। बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाने होते हैं, पूरी छत गिर जाती है ना, और काफी सारी बैटरीज वगैरह सारी चीजें असेंबल करनी होती है तब जाके सोलर प्लांट लगता है। और सबसे बड़ी चीज सोलर प्लांट कैसा होता है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर एक पूरे घर की हमारी ये बिजली अगर हमें उसका लोड सोलर पैनल पे देना तो कम से कम हमें 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, 2 to 2.5 लाख 5 लाख रुपीज जो है वो हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो ये इकोनॉमिकली क्या है, फिजिबल नहीं है, हर व्यक्ति सोलर एनर्जी का यूज इसलिए नहीं कर सकता। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसीलिए अभी भी सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो तब काम में आएगी जब सस्ती टेक्नोलॉजी होगी और अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक। तो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। दूसरी चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल, ऐसी चीज जो हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले जिससे कोई नुकसान ना हो। जैसे आज जो प्रोग्रेस हो रही है, मान लो न्यूक्लियर पावर है तो उससे बहुत खतरा है किस चीज का, रेडिएशन का, न्यूक्लियर पॉल्यूशन का, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कि हम डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्सेज वगैरह का यूज करते हैं, तो वो कोई भी चीज एज ए रिसोर्स हम सिर्फ तब तक यूज करेंगे जब तक वो कल्चरली एक्सेप्ट होगा, यानी सभी लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करें, उससे कोई ऐसा विशेष नुकसान ना होता हो ह्यूमन बींग्स को और एनवायरमेंट को, ठीक। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए नेचर में अवेलेबल किसी भी चीज में, तभी वो चीज रिसोर्स बनेगी। और इस सबसे भी पहले एक चीज जरूरी है वो कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है, ये देखें, कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है। मैंने पहले बोला हर चीज नेचर में जो अवेलेबल है वो रिसोर्स नहीं हो सकती, वो रिसोर्स हो तो जाएगी लेकिन वो रिसोर्स कब होगी, वो रिसोर्स तब होगी जब ह्यूमन बीइंग उससे इंटरेक्ट करेंगे, यानी कोई भी चीज क्या होगी जब ह्यूमन बीइंग उससे इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं किससे, हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, नेचर में जो भी अवेलेबल चीजें हैं हम उन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के हम नेचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर टेक्नोलॉजी का मतलब हर बार भारी भरकम मशीनों से नहीं होता। आप सोचिए गेहूं का पौधा, चावल का पौधा, ये पहले भी होते होंगे, जब कभी इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा होगा तो कभी बीज वगैरह कहीं गिरे होंगे धान के, गेहूं के, इन सबके, और उसने देखा होगा पौधे उगते हैं और इनसे दाने वापस हमें मिलते हैं और हम इनका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही खेती करना सीखा होगा अर्ली एजेस में किसान ने, ह्यूमन बींग्स ने। तो टेक्नोलॉजी, अब उसे जरूरत पड़ी कि जो जमीन है बहुत हार्ड है उसको उल्टा पलटा कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए, तब उसने प्लो बनाई, यानी हल जो होता है प्लो वगैरह बनाया, उसमें ब्लेड वगैरह लगाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो बिना टेक्नोलॉजी के तो खेती भी नहीं हुई,
बस बात वो अलग है कि पहले हाथों से चलने वाली सारी चीजें थी, सिंपल टूल्स थे, और बाद में इन्होंने मशीनों का रूप ले लिया। तो हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और जब चीजें बड़े पैमाने पर हमें करनी होती है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशंस की। तो ये तीन चीजें हैं, बिना इनके कोई भी चीज रिसोर्स नहीं बन सकती। यानी वी ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट with natural things, the things available in nature, with the help of technology, and develop the new products in the institution। यानी नेचर में जो चीजें हैं हम उनको लेते हैं और उनमें बदलाव करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कहां पर बनाते हैं? और उनके लिए बाद में जब हमें बड़ी क्वांटिटी में बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये काम बार बार करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशंस की। समझ आया? जैसे गेहूं है नॉर्मली, तो गेहूं का यूज हम करते हैं, पहले इंसान ने अपने खाने के लिए किया, लेटर ऑन गेहूं से आटा, मैदा, फिर उस मैदे से आप देखते हैं कि चाउमीन, ब्रेड, इसके अलावा तरह तरीके के बिस्किट और भी बहुत सारी बेकरी आइटम्स बनते। तो उसका मेन सोर्स तो गेहूं है, उससे आटा और उसके बाद उससे जो व्हाइट फ्लोर जो है वो बनता है, मैदा बनती है। अब उसको क्या होगा? उसके लिए फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनें चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पर वो जगह है जहां पर हम प्रॉपर सारा एक सिस्टम बनाते हैं और नेचुरल चीजों को यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई चीजें फिर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम नई नई चीजें बनाते चले जाते हैं। इसको ऐसे समझें, ह्यूमन बींग्स, आज हम एडिबल ऑयल्स की बात करें। एडिबल ऑयल्स की बात मतलब खाने के लिए जो तेल, जैसे रिफाइंड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल होता है बेसिकली, है ना। सोयाबीन भी सीड्स होते हैं छोटे छोटे, सोयाबीन भी सीड्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने चना होता है, लोबिया होता है, इसी तरह सोयाबीन भी होता है, ठीक। तो उसके लिए भी क्या है अब एडिबल ऑयल। इसके अलावा जैसे सरसों का तेल हम यूज करते हैं, तो सरसों के दाने भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं छोटे छोटे, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, है ना। मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड सीड्स होते हैं। तो इंसान, अब उनका तेल कैसे निकाला जाता है? भाई नेचर में हमें क्या मिला? मस्टर्ड सीड्स दे दिए नेचर ने। अब हमें क्या जरूरत है कि उन जो सीड्स हैं उनको क्रश किया जाए, उनको क्रश करके फिर हम तेल निकालेंगे, उस तेल की हम पैकिंग करेंगे, तब जा करके वो बाकी सभी लोगों तक पहुंचेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने मस्टर्ड सीड्स लिए नेचर से, बाद में उनको क्रश करने के लिए मशीन बनाई। स्टार्टिंग में मशीन नहीं होती थी, तो कोल्हू हुआ करते थे, जिन्हें बैल जो होते हैं, ठीक है, बैल जो होते हैं, बैल की हेल्प से वो कोल्हू चलाया जाता था। तब वो भी एक सिंपल मशीन होती थी बेसिकली। आज मशीन कॉम्प्लिकेटेड है, तब सिंपल मशीन थी जिन्हें जानवरों और इंसानों की हेल्प से चलाया जाता था। तब भी मेन जो काम था वो यही था कि सीड्स को क्रश करके उसका ऑयल निकालना। वो ऑयल बाद में यूज होता था कहाँ? खाने पीने के लिए। जब पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? इसी प्रोसेस को क्या बना दिया? इंस्टीट्यूशनल बना दिया। मतलब एक प्रॉपर प्लेस बनाया जहां पे सारा काम करके उसकी पैकिंग करके सब जगह पहुंचाना। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी चीज जो नेचर में अवेलेबल है वो रिसोर्स तब बनेगी जब ह्यूमन बीइंग उससे इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तब जाकर के कोई भी चीज रिसोर्स बनती है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, एनीथिंग अवेलेबल इन नेचर दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी ऐसी कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो वो और जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, वो कहलाती है रिसोर्स। यानी नेचर में अवेलेबल हर चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स तब तक नहीं होगी जब तक ह्यूमन बींग्स उसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशंस, बिना इंस्टीट्यूशन, बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्स कोई भी चीज नहीं बन सकती। तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब हम एक बात और करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अक्सर कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज जो हैं वो प्रकृति का क्या है? उपहार है, गिफ्ट है इंसान के। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है कि जो ये जो रिसोर्सेज है ये फ्री गिफ्ट है नेचर के लिए, कि नेचर ने इंसान को फ्री गिफ्ट? वास्तव में नेचर ने सिर्फ रिसोर्स नहीं दिए, उनको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल दिया, और रिसोर्स कन्वर्ट इंसान ने उनको रिसोर्सेज में खुद बदला। तो रिसोर्स मैंने जैसा कि अभी बताया कि रिसोर्स, किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए उसमें मेहनत लगती है, स्किल्स लगती हैं,
टेक्नोलॉजी लगती है, ठीक है, लेबर लगती है, प्रॉपर प्लेस बनाना पड़ता है, सेटअप बनाना पड़ता है, तो इसमें मेहनत लगती है। तो क्या ये फ्री गिफ्ट हुए? नहीं। तो रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है। और वास्तव में सही बात तो ये है कि रिसोर्सेज को बनाने के लिए नेचर को भी बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी होती, तो ये फ्री गिफ्ट नहीं। अब बात करते हैं हम, अब रिसोर्सेज की बात होगी तो हम रिसोर्सेज के टाइप की बात कर लेते हैं। आपने क्लास 8th में जो रिसोर्सेज पढ़े होंगे वो 3 टाइप के पढ़े होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में पहले से हैं, जो नेचर में अपने आप बनते हैं। इसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, और देन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन बीइंग्स जब खुद एज अ रिसोर्स यूज होते हैं तो हम उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है हम भी अपने आप में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। यानी जब ह्यूमन बीइंग्स बाकी ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे मैं हूं टीचर, आप हैं स्टूडेंट, आपकी नीड है कि आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके लिए क्या हो गया, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूं, और मैं ह्यूमन हूं इसीलिए मैं क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? ऐसे ही आप जैसे मान लीजिए आपको भी, आप बीमार होते हैं और आपको जरूरत पड़ती है एक व्यक्ति की जो आपका इलाज है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या है आपके लिए, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो आपकी जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर रहा है। ठीक है? ऐसे ही लॉयर्स हैं, आपको अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई लीगल वर्क है आपका, कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, आप लॉयर के पास जाते हैं तो वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। समझ आया? लेकिन अभी मैंने बोला बाकी चीजों को रिसोर्स ह्यूमन बीइंग खुद बनाते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है? कई बार हर काम हर कोई नहीं कर सकता तो दूसरे ह्यूमन बीइंग करके देते हैं। तो यानी कि बाकी नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो रिसोर्स कब बनती है, जब उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगता है। तो कहा जाए, इसीलिए कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यानी बिना ह्यूमन रिसोर्स के बाकी की चीजें रिसोर्स नहीं बन सकती। इनफैक्ट बाकी की चीजों का कोई मतलब नहीं होता। फिर वो किस चीज के लिए रिसोर्स, मतलब इंसान अगर पृथ्वी पर इंसान बिल्कुल गायब हो जाए, रहे ही ना, तो फिर एयर वाटर वगैरह का हमारे लिए या रिसोर्स होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी चीजें जो रिसोर्स बनती है वो ह्यूमन बीइंग से यानी ह्यूमन रिसोर्स से ही बनती है। तो ह्यूमंस अपने आप में बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये तो हुई बात बेसिक टाइप की। अब बात करते हैं अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज के टाइप की, रिसोर्स को किस बेसिस पर और कितने ग्रुप में हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग बेसिस है। जैसे कोई रिसोर्स किस चीज से बना है, कोई रिसोर्स जो है वो किस चीज से बना है, कैसे बना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कोई भी रिसोर्स जो है वो कैसे बना, किस तरीके से बना। दूसरी चीज, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनका हम आज यूज कर रहे हैं जो डेवलप है, कुछ ऐसे हैं जो डेवलप नहीं है, तो ये डेवलपमेंट का भी बेसिस है। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, हम जितनी तेजी से इनको यूज कर रहे हैं एक टाइम आने पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो यानी इन सभी चीजों के बेसिस पे रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हम ब्रॉडली यहाँ डिवाइड करेंगे और एक बार में मैं आपको यहाँ पर बना करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, जो है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज कितने होते हैं? ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility and on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कि कौन से रिसोर्सेज का ओनर कौन है। तो यहां पर भी ओनरशिप के बेसिस पे भी अलग अलग होते हैं, जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेज जिसको सारे लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कई टाइप है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अभी यहाँ पर अभी स्पेस है नहीं, मैं आपको इसके बचे हुए भी और पार्ट बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें भी एक हिस्सा और बचा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of development। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं अभी एक एक करके जब समझाऊंगा इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग, तब आपको वापस से मैं सारे बना करके बताऊंगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की तरफ देखिए तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज, यहां मैंने पहले ही बोला ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कोई चीज बनी कैसे उसके आधार पर, यानी कोई भी रिसोर्स बना कैसे है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि ये कैसा रिसोर्स होगा, बायोटिक होगा अबायोटिक होगा। बायोटिक रिसोर्सेज यानी ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग बीइंग से बने होते हैं, लिविंग थिंग्स से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो किससे बने हो, लिविंग थिंग्स से बने हो, वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनिक मैटर से बने हो वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर, बायोटिक रिसोर्सेज। अब यहाँ कौन कौन से होंगे बायोटिक रिसोर्सेज, देखिए यहां पर बायोटिक रिसोर्सेज जो होंगे, एग्जांपल आप देख लीजिए, बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग से बने उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब जितने भी ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है, क्योंकि प्लांट्स में लाइफ होती है। इसके अलावा फना, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी चीजें, जितने भी वाइल्ड लाइफ जितनी भी है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, ये सभी हो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि इन सब में भी क्या होती है, लाइफ होती है। तो ये हो गए बायोटिक रिसोर्सेज। आई थिंक बायोटिक रिसोर्सेज अब आपको क्लियर हो गया होगा। बायोटिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से बनते हैं, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल फ्लोरा, फौना। इसके बाद आता है अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज से समझिए बायोटिक का जस्ट अपोजिट। ये बायोटिक रिसोर्सेज जो बनते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, लिविंग थिंग से, और अबायोटिक इसका अपोजिट होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग से। यानी रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। क्लियर, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। तो नॉन लिविंग थिंग से किए जाते हैं, ऐसे कौन से रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, इसके अलावा रॉक्स नॉन लिविंग है, ठीक है। मेटल्स जितनी भी है ये सब क्या है, नॉन लिविंग। तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं, बायोटिक अबायोटिक, ये सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज है। तो क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। यहां से क्वेश्चन आता है आपसे, अलग अलग पूछा जा सकता है, व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्सेज, या ये भी पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर, तो ये हुए रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन क्या, on the basis of origin, how many types of resources are there on the basis of origin? origin के basis पे resources कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। आपसे एग्जांपल भी कई बार सिर्फ एग्जांपल पूछ लेते हैं, बायोटिक एग्जांपल दीजिए, तो जितनी भी प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, सब क्या है, और हम ह्यूमन बीइंग्स हम सब बायोटिक रिसोर्सेज भी हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो एज अ रिसोर्स यूज करते हैं, एयर है, वाटर है,
ठीक है, माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, सब क्या है, सब अबायोटिक रिसोर्सेज है। यहां तक समझ आ गया होगा आपको, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज कितने टाइप होते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक टाइम पर आने पर क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं हमारे लिए यूज करने के लिए, नहीं बचेंगे, कभी ना कभी ये रिसोर्सेज जो है वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, यानी कोई रिसोर्स कब तक रहेगा या दोबारा बनेगा, नहीं बनेगा, कब तक चलेगा, उन रिसोर्सेज, या जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसा कि इसका नाम है उसी के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। On the basis of exhaustibility, there are two types of resources. Number one, renewable resources. Number two, non-renewable resources. अब ये renewable क्यों होते हैं, इसका नाम ही दिया है renew, यानी दोबारा से नया, ठीक है, दोबारा से नया, और एबल, दोबारा एबल यानी लायक, दोबारा से नया बनने लायक। तो सिंपल हो गया, रिन्यूएबल कौन से होंगे, ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से बनने लायक हैं, जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से रिप्लेनिश हो सकते हैं, और ऐसा नहीं केवल वो दोबारा बनेंगे नहीं, दोबारा जल्दी जल्दी बनते हैं, तो वो क्या है, रिन्यूएबल है। हम ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए हम भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एनिमल्स जितने भी हैं क्या है, रिन्यूएबल है, क्योंकि एक एनिमल से अगला एनिमल, उसके बच्चे, इस तरीके से ये भी रिन्यू होते हैं। प्लांट्स हैं, प्लांट भी क्या है, रिन्यूएबल है, क्योंकि एक पौधा होता है, उससे जब फूल फल ये सूख जाता है, उसके बाद उसके बीज गिरते हैं, और उसके बाद फिर नया पौधा होता है, एक बीज से नया पौधा, उससे बहुत सारे फल फूल, और उससे दोबारा बीज बने, फिर नए पौधे, तो नए नए पौधे इस तरीके से अपने आप रिन्यू होते हैं और जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। तो क्या है, रिन्यूएबल। समझ में आया। वाटर है, क्या है, ये भी रिन्यूएबल है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 में 8 में पढ़ा होगा वाटर साइकिल के, जो सी सरफेस है, ओशियन सरफेस है, इससे क्या होता है, एवेपोरेशन होता है वाटर का, सोलर एनर्जी से, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर वापस जमीन पर आता है, फिर एवेपोरेशन होता है, तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, यानी कि वाटर भी इस तरीके से बार बार रिन्यू होता रहता है। तो यानी ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आई इन एग्जाम्पल से, कि ऐसे रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उनको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं और जल्दी रिप्लेनिश हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और सबसे बड़ी चीज कि ये कैसे होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये एग्जॉस्ट नहीं होते, यानी जल्दी कभी खत्म नहीं होंगे। सोलर एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी तब तक रहेगी जब तक सन रहेगा, एयर है रहेगी हमेशा, भले ही पॉल्यूट हो जाए लेकिन रहेगी। वाटर है, पीने वाला पानी भले ही ना रहे, लेकिन ओशन में और इनमें रिवर वगैरह में पानी काफी हद तक रहेगा, जब तक ग्लेशियर है तब तक रिवर में भी पानी रहना है और बहुत लंबे समय तक रहना है। ठीक, वो बात अलग है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसान अपने कामों की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघला रहा है। ठीक, तो रिन्यूएबल आपको समझ आ गया। ऐसे रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें वाटर आ जाएगा आपका, जो रिन्यू हो जाता है, इसमें भी प्लांट एनिमल ये सब आ जाएंगे जो रिन्यू हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार आपसे सिर्फ एग्जांपल मांगेगा कि रिन्यूएबल का एग्जांपल बताइए, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस मांगेगा आपसे, बताइए। कई बार ऑप्शन में दे देगा वाटर, प्लांट, एनिमल और एक नॉन रिन्यूएबल दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल है या कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल आ गया है यहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल और बता देता हूं मैं, जस्ट इसका अपोजिट, जो रिन्यू हो जाए वो रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यू, जो रिन्यू ना हो सके, यानी रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, जो तेजी से रिप्लेनिश और रिन्यू नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज, रिसोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी जिन्हें अगर हमने एक बार यूज कर लिया वो खत्म हो जाएंगे, वो दोबारा
पहली बात तो बनेंगे नहीं, और बनेंगे भी तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये फिक्स्ड क्वांटिटी में है, हम जब तक यूज कर रहे हैं, एक बार जल करके खत्म हो गए तो हो गए, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल को दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों सालों का समय फिर उसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ नॉन रिन्यूएबल हो गए। रिसोर्सेज दैट आर exhaustible or that cannot be replenished or renewed quickly are called non renewable resources। तो इसमें जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, इसके अलावा मेटल्स हैं, तो ये सब क्या है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स टू टाइप्स के होते हैं, अबायोटिक, बायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ये भी टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इन 2 टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, जो पढ़ा है इसको समझिए। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।